हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में जो लास्ट थ्योरी यहाँ पर हमारी बची हुई थी, न्यू लिबरल थ्योरी, इसको भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। यहाँ पर 2 पैराग्राफ का एक छोटा सा कंक्लूजन गिवन है, इसको हम डिस्कस करना भूल गए थे। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसी लेक्चर में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की इवोल्यूशन को जो भी हमने देखा, एंशियंट टाइम से होते हुए मेडिवल टाइम्स तक और मेडिवल एरा से होते हुए मॉडर्न एरा तक, और उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी आज के ज़माने में जो पॉलिटिकल थ्योरीज रेलिवेंट हैं अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग देशों की सरकारों के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। तो जब से ये पॉलिटिकल थ्योरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तब से हमें चेंजेस कुछ कुछ देखने को मिले हैं एंशियंट टाइम से कंटेम्प्रेरी टाइम्स तक, कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्केल है, जो स्कोप है, उसके अंदर यूज़ करने वाले जो मेथड्स हैं और जो टेलीलॉजी है, ये सब कुछ बदल गया है। अब ये आपके लिए एक नया टर्म है, टेलीलॉजी। टेलीलॉजी का दोस्तों ये मतलब होता है कि जब भी कोई एक इवेंट होता है ना, आप उसके जब इम्पैक्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हो, उसको टेलीलॉजी कहते हैं। मतलब यू आर नॉट फोकस्ड ऑन कॉजेज ऑफ दैट इवेंट, बट आप उसके इफेक्ट या इम्पैक्ट को जब आप स्टडी करते हो, तो इम्पैक्ट को स्टडी करना इज नोन एज टेलीलॉजी, विदाउट बीइंग कंसिडर्ड अबाउट इट्स कॉजेज। उसके पीछे रीजंस क्या थे, रीजंस को दरकिनार कर दो, सिर्फ इफेक्ट और इम्पैक्ट की अगर आप बात करो किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना की, किसी भी सरकमस्टांस की, किसी भी इवेंट की, उसको हम टेलीलॉजी कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पॉलिटिकल घटनाओं के इम्पैक्ट के बारे में टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जब से लाइमलाइट में आई है, या फिर ये जो सब्जेक्ट मैटर है, तो इसका जो स्केल है कि पहले बहुत छोटे दायरे के अंदर बात होती थी, अब पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देश विदेशों के अंदर सरकारों को चलाने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के एटीट्यूड को जानने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स और जनता के बीच में क्या संबंध है इसको समझने के लिए। उसका जो स्कोप है, जो उसकी रेलेवेंस है, अब वो जहाँ से एंशियंट ग्रीस से शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की, तो वो स्कोप एक्सपेंड हो गया है। अब ये पॉलिटिकल थ्योरी का फिनोमेना जो है हर एक कंट्री के अंदर लागू होता है। अब चाहे वो कंट्री उसको अपनाए चाहे ना अपनाए, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसी कंट्री को कि उसके अंदर व्यवस्था क्या है, सरकारें क्या हैं, लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, जनता को वेलफेयर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसको ऑब्जर्व करा जाता है। फिर जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं कि हमें किसी देश को बेटर बनाना है, तो क्या हम किसी रेलेवेंट डेटा पे बात कर रहे हैं या फिर हम मन घड़त कहानियाँ बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक आइडियलिस्ट अप्रोच पर बात हो रही है, या फिर एक एम्पेरिकल डेटा की मदद से हम किसी कंट्री के सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। और टेलीलॉजी में हम बेसिकली ये जानते हैं कि कोई भी घटनाक्रम अगर किसी कंट्री को प्रभावित करता है, तो वो घटनाक्रम के पीछे रीजंस या कॉजेज के बारे में हम कंसर्न नहीं होते हैं, वी आर कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट। तो जो क्लासिकल थिंकर्स थे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, मैकियावेली, ये जो पुराने थिंकर्स थे, ये हमेशा एम्फसाइज करते थे नॉलेज के ऊपर। अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में ज़्यादातर इन्होंने जो बात करी है वो नॉलेज के ऊपर बात करी है, कि ये पॉलिटिकल थिंकर्स जिनको हम क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं, उनका ज़्यादातर फोकस था कि किसी भी देश के अंदर, अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बताया था कि किसी भी देश के अंदर एक ऑर्डर, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और हारमनी सोशल लाइफ के अंदर कैसे रह सकती है, जिससे जनता जो है वो वेलफेयर को एंजॉय कर सके और वेलफेयर स्टेट को बनाने का सपना वो देश की सरकारें कायम कर सके। इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि वेज एंड मीन्स, कि कैसे एक परफेक्ट लाइफ को अचीव करा जा सकता है। लेकिन बात वही है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हो, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स इन आइडियलिस्टिक वे, तो यहाँ पर आइडियलिज्म का फ्लेवर आ जाता है। वहीं पर इसके विपरीत अगर हम क्लासिकल थिंकर्स से हटकर मॉडर्न थिंकर्स की थ्योरीज़ को पढ़ें, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो हमेशा अपनी थ्योरीज़ को बेस करते हैं ऑन पॉलिटिकल इंक्वायरी, ठीक है। और पॉलिटिकल इंक्वायरी का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है, अभी मैं आपको आगे चलकर जो हमारा आज का टॉपिक है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसके अंदर मैं आपको परफेक्ट तरीके से और डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन आइडियलिज्म, बिटवीन पॉलिटिकल इंक्वायरी, एम्पेरिकल डेटा, बिहेवियरल अप्रोच,
नॉर्मेटिव अप्रोच, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। क्लासिकल थिंकर्स किस बात के ऊपर अपनी थ्योरीज को बेस करते थे, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जबकि जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को बेस करते हैं ऑन पॉलिटिकल इंक्वायरी, जहाँ पर व्हाट इज का जो फिनोमेना है कि जैसी चीज़ें हैं उसको वैसा रिव्यू करना है। और इंक्वायरी किन किन चीज़ों की होनी चाहिए, वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स की जैसे वो चल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स इट्स मासेस, टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो कि साइंटिफिक बेसिस पर बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं ऑन व्हाट द रियलिटी इज। तो ये है बेसिकली रियलिस्ट अप्रोच जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स देते हैं। यहाँ पर रियलिस्ट अप्रोच के ऊपर बात होती है, ना कि आइडियलिज्म के ऊपर बात होती है, रेदर देन व्हाट इट इज सपोज टू बी। और जब आप व्हाट इट इज सपोज टू की बात करते हो कि क्या होना चाहिए, तब आप जो है एटीट्यूड अपनाते हो आइडियलिज्म का। तो अब ऐसा भी नहीं है कि सभी क्लासिकल थिंकर्स जो थे आप उनको आइडियलिस्ट ही कहोगे, या सभी मॉडर्न थिंकर्स को आप रियलिस्ट ही कहोगे। वो अलग अलग चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी की बात करी जा रही है कि ज़्यादातर जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो अपनी थ्योरी जो है वो आइडियलिज्म के ऊपर बेस करते थे। और जो ज़्यादातर मॉडर्न थिंकर्स हुए हैं, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज आई हैं, जैसे वेलफेयर स्टेट की थ्योरी, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्यू लिबरल थ्योरी, और भी सैकड़ों थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न थिंकर जो हुए हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लासिकल थिंकर्स, वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर साइंस, फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पर किसी भी इवेंट को, जो इवेंट जैसा है उसको वैसा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। वो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं और फिर उसके बाद उसको रिव्यू करने के बाद एक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल में जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, आप आज के लेक्चर में जान जाओगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, कि जो क्लासिकल थिंकर्स हैं आप सारे लोगों को वहाँ पर आइडियलिस्ट नहीं बोल सकते। जैसे प्लेटो एक बहुत बड़ा आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, हालांकि वो यंग प्लेटो की पहचान है बीइंग एन आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर। जो मैच्योर प्लेटो है, जब प्लेटो अपने बेसिकली 30s की एज को क्रॉस करता है और उसके बाद जब वो रिव्यू करता है कि मेरे फिलोसफर किंग वगैरह के जो आइडिया हैं वो मैंने, जब मैं गर्म खून का जवानी के दिनों में था तब मैंने दिए थे, बाद में वो अपनी सारी की सारी थ्योरी से और अप्रोचेस से यू टर्न मार लेता है। लेकिन वहीं पर प्लेटो के विपरीत उसका जो स्टूडेंट था एरिस्टोटल ने रास्ता अपनाया था रियलिज्म का। अब था तो वो भी क्लासिकल थिंकर, लेकिन वो आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चला, वो रियलिज्म के रास्ते पर चला, वो रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके जान जाओगे, आपको फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आया करेगी। अभी आप लोग नए हो, तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो दिक्कत आ सकती है आपको ये पहचानने में कि कौन सा पॉलिटिकल थिंकर जो है वो आइडियलिस्ट है, कौन सा रियलिस्ट है। तो बेटर तो देखो मेरे हिसाब से यही रहता है कि जहाँ जहाँ पर आप अपने PSIR के ऑप्शनल के सिलेबस को कवर करते जा रहे हो, अभी जस्ट इनिशियल फेज़ है तो ये वाला काम करना आसान है। सिलेबस जैसे आगे बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए बहुत दुविधा होने लग जाएगी। बेटर यही है कि आप जो है ऐसे 2 शीट्स बना लो अपनी अलग अलग, जहाँ पर एक रियलिस्ट थिंकर्स को, एक आइडियलिस्ट थिंकर्स को, और एक शीट अपनी वो बना लो जहाँ पर कुछ जो थिंकर्स हैं वो मिक्सचर ऑफ बोथ रहते हैं, रियलिस्ट रास्ते पर भी चलते हैं, आइडियलिस्ट रास्ते पर भी चलते हैं, जैसे यंग प्लेटो एंड मैच्योर प्लेटो। और प्लेटो खुद भी जो है आगे चलकर आप उसको मिक्सचर ऑफ बोथ कह सकते हो, लेकिन एक जीवन काल उसका ऐसा था जहाँ पर वो आइडियलिज्म के बारे में बात करता था, एक जीवन काल उसका ऐसा है जहाँ पर वो रियलिज्म के या रियलिस्ट के थिंकर्स के रास्तों पर आ जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके ये जब कंपाइलेशंस आपके पास होगी तो एग्ज़ाम में एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन लिखना आपके लिए ईजी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को किसी को समझा रहे हो, एग्जामिनर को आपने पूरी पॉलिटिकल थ्योरी समझा दी, लेकिन आपने गलती से रियलिस्ट थिंकर को आइडियलिस्ट थिंकर लिख दिया और आइडियलिस्ट को रियलिस्ट लिख दिया, आपको उस क्वेश्चन के अंदर 0 मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, आपकी सारी एक्सप्लेनेशन ठीक हो। क्योंकि एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ही नहीं, आपको यही नहीं पता ये पॉलिटिकल थिंकर कौन सी कैटेगरी के अंदर फिट होता है। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है आपके सिलेबस की, अगर आप ये वाला काम करते चलोगे तो बेनिफिट में रहोगे, रेदर देन जब हज़ारों प्रकार के नाम आपके सामने आएंगे और फिर आप नोट्स बनाने बैठो उस चीज़ के, यार हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा रियलिस्ट है कौन सा आइडियलिस्ट है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए PSI और ऑप्शनल की कि नाम सुनते ही क्लिक हो जाए दिमाग के अंदर कि ये रियलिस्ट है ये आइडियलिस्ट है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, विच इज़ आवर फिफ्थ टॉपिक, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अप्रोचेस का मतलब क्या होता है। अप्रोच करने का मतलब किसी भी चीज़ को ये होता है कि आप कौन कौन से मेथड्स को, तरीकों को यूज़ कर रहे हो डेफिनेटली किसी भी चीज़ को जानने के लिए या किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए। आपका बेसिकली स्टेप क्या है, अगर हम बात करें कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है या आपका किसी भी चीज़ को स्टडी करने का सबसे पहला जो एटीट्यूड है वो क्या है, दैट इज़ योर अप्रोच। तो अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आप वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ जानने की कोशिश करते हो कि किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को जब कोई पॉलिटिकल थिंकर देखता है तो वो कौन से रिसर्च मेथड्स का, कौन से तौर तरीकों का, कौन से सिद्धांतों का यूज़ करता है, या पास में जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करा हुआ है किसी भी एक पॉलिटिकल घटना को समझाने के लिए, या फिर कुछ चीज़ों को आइडियलिस्ट वे में प्रेजेंट करने के लिए कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी ही होनी चाहिए, सरकारों की व्यवस्था को समझाने के लिए, समझने के लिए, सरकार और जनता के बीच में रिलेशनशिप को समझाने और समझने के लिए। तो बेसिकली आप कौन कौन से तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हो, आपकी अप्रोच क्या होगी पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर। आप यहाँ पर जो अप्रोचेस पढ़ते हो वो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अप्रोचेस। अब पॉलिटिकल साइंस में एक पर्सन है, इनको आप कोट कर सकते हो, मतलब बेसिकली वर्नॉन वैन डाइक, ठीक है। वर्नॉन वैन डाइक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में अप्रोच को ऐसे डिफाइन करा जा सकता है कि अप्रोच आपका किसी भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद उसको डिफाइन करने का क्राइटेरिया होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पॉलिटिकल अप्रोच होती है आपकी, वो एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया होता है। वो आपका किसी भी इवेंट को लेकर उसको अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, उसको आपको समझना है, तो वो उसके बेस की तरह काम करता है आपकी अप्रोच, ताकि आप विभिन्न पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट कर सको। उसके बाद अगर आपको कंक्लूजन पर पहुंचना है कि ये पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है या ये पॉलिटिकल लीडर को हम स्टडी करने जा रहे हैं, सरकारों के एटीट्यूड को स्टडी करने जा रहे हैं टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स, तो आप उसके बाद अप्रोचेस के दायरे के अंदर कुछ रिलायबल डेटा को कलेक्ट करते हो, कुछ एप्रोप्रिएट जो प्रोसीजर्स होते हैं उस पॉलिटिकल घटना को समझने के लिए आप उसको यूटिलाइज करते हो ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंच सको। तो पॉलिटिकल अप्रोच को सिंपल आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक ऐसा बेस, एक ऐसा पिलर, एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा इंडिकेटर है कि अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समझना है या पॉलिटिकल घटना को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लो, रिलायबल डेटा को कलेक्ट कर लो, एप्रोप्रिएट रेलेवेंट प्रोसीजर्स को अप्लाई कर दो ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंच सको, और उसके बाद आप एक सॉल्यूशन भी दे सकते हो अगर आप प्रॉब्लम को समझ गए हो और पूरे घटनाक्रम को आपने समझ लिया है। तो फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रकार की अप्रोचेस होती हैं। यहाँ पर राइटर आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू अप्रोच कर सकते हो या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मेटिव अप्रोच का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इस टॉपिक के अंदर दो कंपैरेटिव टेबल्स हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, कंटेम्प्रेरी अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के दायरे के अंदर ही ये दो अप्रोचेस आती हैं, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी के दायरे के अंदर ही आती है। नॉर्मेटिव इज विद रिगार्ड टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट माना जाता है। एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो कंटेम्प्रेरी अप्रोच का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ कोर डिफरेंसेस की बात करते हैं बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच। राइटर सबसे पहले दोस्तों हमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, ब्रॉडली जो होती हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ज़्यादातर दे आर डोमिनेटेड बाय द स्टडी ऑफ, कि पहले जो पॉलिटिकल अप्रोचेस चलती थी, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह थे क्लासिकल टाइम के, तो उनकी सारी
अप्रोचेस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, या उन्होंने जो पॉलिटिकल थ्योरी दी, वहाँ पर आपको जर्नली 4 चीज़ों की स्टडी देखने को मिलती थी: फिलॉसफी की, लॉ की, हिस्ट्री की, या फिर विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको हमेशा ज़्यादातर स्टडी देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द फिलॉसफी, लॉ, हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन। वहीं पर जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है, यहाँ पर इस अप्रोच के माध्यम से अगर आप किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी को या किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को जब आप स्टडी करते हो, तो आपका फोकस रहता है ऑन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन पॉलिटिक्स। अब ये जो डिफरेंट एक्टर्स है ना, दिस एक्टर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार हम इस वर्ड को यूज करेंगे इन पेपर 2 सेक्शन ए। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला आपका जो पेपर है ना, सेक्शन ए पेपर 2 के अंदर, वहां पर बार बार पॉलिटिकल एक्टर्स वर्ड का जिक्र होगा। अब पॉलिटिकल एक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल एक्टर्स में आप गवर्नमेंट की बात कर सकते हो, आप इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गन्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, आप इनकी बात कर सकते हो, आप विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर सकते हो। तो उनके बिहेवियर को बेसिकली हम स्टडी करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको और अगर आपको क्लासीफाई करूँ, अब देखो नाम देख लो उसका, ये कंटेम्प्रेरी अप्रोच है। हमने जब प्रीवियस लेक्चर में अपनी लास्ट कंटेम्प्रेरी थ्योरी जो डिस्कस करी, न्यू लिबरल थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यू लिबरलिज्म का जो आइडिया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि इसको देने वाले 2 व्यक्ति थे। ये जो न्यू लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है, ये 20th सेंचुरी में, लेट 20th सेंचुरी में लाइमलाइट में आती है, और इसको पेश करने वाले 2 प्रोमिनेंट लोग थे जो कि अपने अपने देश के सबसे सुप्रीम लीडर थे। एक थे रोनाल्ड रीगन, जो कि 40वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, यूएसए के 40th प्रेसिडेंट थे, और वहीं पर यूके की लेडी प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर। इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये बात करी थी न्यू लिबरलिज्म की, कि स्टेट का रोल मिनिमलिस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। फ्री मार्केट जो है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के अंदर रेदर देन द रोल ऑफ द स्टेट। लेकिन इनको बैकलैश क्या मिला था फिर इस न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी को? मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेट का रोल इतना कम कर दिया गया था अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को ये कंट्रीज रोक नहीं सके, और उस टाइम पर सिर्फ एक ही कंट्री और उसके सेंट्रल बैंक की तारीफ हुई थी, वो है इंडिया और हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। के फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के, इसको लेमन एंड ब्रदर्स का केस बोला जाता है, हम आगे चल के सीखेंगे अपने कोर्स के अंदर। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में ये सारी बातें मैंने आपको कवर करवाई थी कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जहां पर यूरोपियन और अमेरिकन नेशन ने, पर्टिकुलरली यूएसए और पूरे की पूरी यूरोपियन देशों ने, ये रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर के न्यू लिबरलिज्म के आइडिया के ऊपर अपनी देश की व्यवस्था ऐसी कर ली थी कि स्टेट का रोल बहुत कम रख दिया था, मिनिमलिस्ट रख दिया था। यहाँ पर बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, और उसके साथ ही जो अमेरिका ने एक डॉक्यूमेंट जो पेश करा था कि डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं, अगर उससे बाहर निकलना है, पर्टिकुलरली वैसे तो सारे डेवलपिंग नेशंस मैंने आपको बताया था उसका टारगेट था इस डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को टारगेट करा गया था, और उस डॉक्यूमेंट का नाम मैंने आपको बताया था और उसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन भी करी थी, दैट इज वॉशिंगटन कंसेंसस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करी कि अगर किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो स्टेट को पीछे खिसक जाना चाहिए। और न्यू लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर तो इस कदर बोल गए अपनी मर्यादा को क्रॉस करते हुए कि इवन वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसके अंदर सरकार जो अननेसेसरी स्पेंडिंग करती है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा भारी भरकम मात्रा के अंदर कट्स होने चाहिए। जहां पर इन्होंने बात करी थी, मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था ऑस्टेरिटी का,
कि वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के अंदर जो रेट कट्स वगैरह हैं वो होने चाहिए, फालतू की अननेसेसरी स्पेंडिंग ना हो। लेकिन हुआ क्या, 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेमन एंड ब्रदर्स का जब केस आया, जब बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करने लगी यूरोपियन देशों के अंदर और पर्टिकुलरली अमेरिका के अंदर, ये अपने आप को संभाल नहीं पाए क्योंकि स्टेट का रोल इतना पीछे चला गया था कि स्टेट आगे चलकर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को जब तक रोकता तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। और उस टाइम पर अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने, मैंने आपको बताया था कि बोला था भारत को कॉल कर कर हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे आरबीआई के गवर्नर को, कि आप जैसा बैंक अगर आरबीआई हमारे पास होता तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट जितना पड़ा है हमारे देशों पर, जो आर्थिक व्यवस्था की जो मार पड़ी है वो हमें ना पड़ती। तो इनका तो पूरा आइडिया इसके ऊपर बेस था कि वॉशिंगटन कंसेंसस का पेपर हो गया, चाहे न्यू लिबरलिज्म का आइडिया हो गया, कि इनका बेसिकली सामने वाले को, दूसरी कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को नीचा दिखाने का मकसद था एक तरीके से, कि आप अपनी कंट्रीज के अंदर ना सरकारों को ज्यादा रोल दे रहे हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आपको ज्यादा रोल देना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि यही वॉशिंगटन कंसेंसस का जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, हालांकि सजेस्टेड था, ये एक रिकमेंडरी नेचर का पेपर था, लेकिन यही इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का बेस बना था कंट्रीज को लोन देने का। और इसी वॉशिंगटन कंसेंसस के बेसिस पर जब भारत ने अप्रोच करा था आरबीआई को, भारत ने जब अप्रोच करा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को $7 बिलियन लोन देने के लिए, तो उन्होंने फिर हमारे ऊपर शर्तें रखी थी कि आपको एलपीजी लाना ही पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसका पूरा बेस मैंने आपको समझाया था कि इसके पीछे जो कहानी है एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर, ये जो 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब हमने $7 बिलियन का लोन मांगा था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, तो वो जो बशर्ते तौर पर उन्होंने जो हमें बोला कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लाना पड़ेगा, हम तो जानते भी नहीं थे कि ये होता क्या है, हमारी तो इकोनॉमी के दरवाजे अभी तक बंद थे, लेकिन उन्होंने बोला था लोन चाहिए तो ये 3 शर्तें माननी पड़ेंगी एलपीजी की। और इसका बेस और इसका जो रूट है, जो कि आपको एनसीईआरटीज या जनरल स्टडीज के कोर्स में नहीं बताया जाता है, दैट इज वॉशिंगटन कंसेंसस। तो अब इस चीज को अगर हम यहां अप्लाई करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर। अब ये जो न्यू लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो अपने आप में कंटेम्प्रेरी थ्योरी है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स वी ऑल्सो सी अ राइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक न्यू लिबरल थ्योरी। तो अब कंटेम्प्रेरी थ्योरी के अंदर हम लोग बिहेवियर जो है अलग अलग एक्टर्स का वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई डाउट था ना कि सर आप यहाँ पर अलग अलग एक्टर्स में लीडर्स की बात क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर ये लीडर्स ही हैं जिन्होंने ये पूरे अमेरिका और यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया था। झटका भी मिला था इन्हें, लेकिन आज तक ये अपने न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी पर अड़े हैं। वहां पर स्टेट का रोल आज भी मिनिमलिस्ट है, और सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर, सबसे बड़ा चांटा खाने के बाद भी इनको अकल नहीं आई इस चीज़ की। लेकिन इसकी बात मानकर डेवलपिंग कंट्रीज ने ये वाला जो न्यू लिबरलिज्म का जो एटीट्यूड है वो अभी उसको नहीं अडॉप्ट करा है, और करना भी नहीं चाहिए अभी तो, क्योंकि उससे हमने देखा था उसके क्रिटिसिज्म के अंदर रिच और पुअर का गैप कम नहीं हो पाता है। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर जो फोकस होता है वो होता है कि अलग अलग जो डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, लाइक लीडर्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर आपके देश के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्गन से जो वर्क कर रहे हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वेरियस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, सरकार का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है उसको चलाने वाले जो लोग हैं, इन सभी को कंबाइंड इन अ टोटो मैनर जब हम स्टडी करते हैं राजनीति के क्षेत्र में, तब हम कहते हैं कि दिस इज कंटेम्प्रेरी अप्रोच, या फिर आप इसको बिहेवियरिस्ट अप्रोच भी कह सकते हो। उसके बाद जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो लार्जली नॉर्मेटिव होती है, और ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नॉर्मेटिव होती है। जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है ना, आप इसको 2 नाम दे सकते हो, ये एम्पेरिकल अप्रोच है, या फिर आप इसको बिहेवियरिस्ट अप्रोच भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक बार के लिए हम वैसे तो बेसिक तरीके से हमने एक लाइन में डिस्कस कर लिया था कि नॉर्मेटिव फिलॉसफी क्या होती है और एम्पेरिकल स्टडी क्या होती है। शुरू में जब हमने पीएसआईआर को डिस्कस करा था, इसके पहले पेज के अंदर जब इन टर्म्स का जिक्र हुआ था, मैंने आपको नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल मेथड्स के अंदर फ़र्क बताया था।
लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हम अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हम वेरियस पॉलिटिकल थ्योरीज को और पॉलिटिकल फिनोमिना को आगे चलकर अपने कोर्स के अंदर जो समझने वाले हैं वो दो एंगल और दो लेंस के थ्रू समझने वाले हैं। वन इज नॉर्मेटिव अप्रोच, अदर इज बिहेवियरिस्ट या फिर एम्पेरिकल अप्रोच। तो हम एक बारी ज़रा बेसिक तरीके से इनके बीच में फ़र्क जान लेते हैं कि ये नॉर्मेटिव अप्रोच और बिहेवियरिस्ट या जिसको एम्पेरिकल अप्रोच भी आप कह सकते हो, उसमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ये नॉर्मेटिव अप्रोच की, ठीक है, कि ये नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वर्क कैसे करती है। नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर हमारा मेन फोकस इस बात के ऊपर होता है कि हम यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट वेरियस पॉलिटिकल फिनोमेना या वेरियस थिंग्स by focusing on what should be rather than what is। हम what is के बारे में बात ना करते हुए what should be के बारे में बात करते हैं। तो आप इसको एक प्रकार से निर्वैर क्या कहोगे अगर यहां पर बात हो रही है what should be की? तो ये आइडियलिस्ट अप्रोच है एक तरीके से, है ना। देखो खुद क्लियर हो गया अपने आप ही। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मेटिव अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मेटिव अप्रोच का जो फोकस रहता है या इस थ्योरी का या इस अप्रोच का ज़्यादातर जो कंसर्न है, सॉरी नॉट थ्योरी, अप्रोच, है ना, वो इस बात के ऊपर रहता है डैट इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करी जाए। किन चीज़ों की? वैल्यूज, एथिक्स एंड आइडियल्स, ठीक है। और इसको यूज करा जाता है, जो भी नॉर्मेटिव अप्रोच के थ्रू किसी पॉलिटिकल थ्योरी या किसी पॉलिटिकल इवेंट को समझने की कोशिश करता है, ऐसा थिंकर हमेशा बात करता है कि वैल्यूज, एथिक्स और आइडियल्स जो हैं उनको हमें यूज करना चाहिए एज अ बेसिस, एज अ पिलर, एज अ बेस फॉर जजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स या फिर बिहेवियर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एक्टर्स। कि हमें ये देखना कि उनकी वर्किंग में क्या हमें ये तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्या, कि जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स वर्क कर रहे हैं, जो भी सरकारें चल रही हैं, सरकारों और जनता के बीच में जो लिंक है, क्या वहाँ पर वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या वहाँ पर एथिक्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्या वहाँ पर आइडियल्स हैं रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो नॉर्मेटिव अप्रोच को आप बेसिकली ऐसे, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे करके इसको समझ सकते हो कि ये जो अप्रोच है नॉर्मेटिव अप्रोच, ये ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि ये ज़्यादातर सजेस्टिव नेचर की होती है, सजेशंस की बात होती है यहाँ पर। और यहाँ पर सजेशन इस चीज़ के ऊपर होता है, हाउ थिंग्स शुड बी डन, ताकि हम इन चीज़ों को अलाइन कर सकें, टू अलाइन ऑल द थिंग्स, टू अलाइन देम, कि हाउ थिंग्स शुड बी डन। तो उन चीज़ों को हम अलाइन कर सकें विद स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, या इनके साथ अलाइन कर सकें, आप ऐसा भी बोल सकते हो, वैल्यूज के साथ, एथिक्स के साथ और आइडियल्स के साथ। नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का कंसर्न इन्हीं बातों को लेकर रहता है। आप आगे चलकर ये अप्रोचेस के बारे में और भी जानोगे, लेकिन अब नॉर्मेटिव अप्रोच को अगर आप किसी बुक से लाइक ओपी गावा वगैरह से देखने जाओगे ना, तो वहां 2-3 पेज की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए ना, सारे पॉइंट्स उसके इर्द गिर्द करके यहीं पर घूमते हैं। और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी पीएसआईआर का ऑप्शन का पेपर एक तरीके से ज़्यादातर 80% स्ट्रैटेजी रहता है, क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं।
हर 5 साल में आपको 3 क्वेश्चंस रिपीटेड देखने को मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं किसी एक टॉपिक से। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आ चुका होगा मान लो इस साल, तो अगले साल चांसेस है कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच के ऊपर आ जाएगा। तो वहां पर आपके पास जितना स्पेस अवेलेबल है लिखने के लिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एग्जामिनर को आप अपनी बात बता सको, ये 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं जानना है नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर, क्योंकि आप फिर नॉर्मेटिव अप्रोच की तह तक जाओगे तो फिर आपको पॉलिटिकल थिंकर्स का सहारा लेना पड़ेगा कि उन्होंने नॉर्मेटिव अप्रोच के दायरे के अंदर आने वाले पॉलिटिकल थिंकर्स कौन कौन से होते हैं। वो तो आप वैसे ही सीख जाओगे कोर्स के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिटिकल थिंकर्स को दरकिनार करते हुए सिर्फ इस अप्रोच के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस अप्रोच के टेक्स्ट को जान रहे हैं कि व्हाट इज दिस अप्रोच ऑल अबाउट। तो 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि ये एक ऐसा तरीका है, नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा तरीका है जहां पर आप चीज़ों को समझने की और इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो बाय फोकसिंग ऑन व्हाट शुड बी। योर अप्रोच इज आइडियलिस्ट इन नेचर रेदर देन व्हाट इज, योर अप्रोच इज नॉट रियलिस्ट इन नेचर। यहां पर आप कंसर्न होते हो कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और बिहेवियर हैं वेरियस पॉलिटिकल एक्टर्स के, फिर चाहे वो लीडर्स हो, गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, आपके देश के अंदर वेरियस ऑर्गन्स हो, वर्किंग को आप उनकी रिव्यू करना चाह रहे हो, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कोई भी A to Z गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। तो आप उनके अंदर ये टेस्ट करने की कोशिश करते हो कि क्या उनके अंदर वैल्यूज हैं, क्या उनके अंदर एथिक्स हैं, क्या उनकी वर्किंग के अंदर आइडियल्स देखने को मिलते हैं हमें, क्या कुछ सिद्धांत हैं उनकी वर्किंग के ऊपर। तो बेसिकली जो चीजें नहीं होती हैं रियलिटी में उसको रियलिस्टिक पाथ पर लेकर आने का एक सुझाव होता है ये। इसलिए इस थ्योरी को, सॉरी नॉट थ्योरी, बार बार मैं थ्योरी बोल रहा हूं, इस अप्रोच को इसलिए हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ठीक है, मीनिंग ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हाउ थिंग्स शुड बी डन, ताकि हम उन चीजों को अलाइन कर सकें विद स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। अब वहीं पर उसके विपरीत ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है, या फिर जिसको आप एम्पेरिकल अप्रोच भी कहते हो, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक चीज याद रखना। हम यहां पर वैसे तो देखो दोस्तों 2 टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब किताबें बहुत बार आपको बहुत सारे नोट्स इंस्टीट्यूट्स के और किताबें आपको ये चीज बताती है नहीं बताती हैं, मैं लेकिन आपको हमेशा के लिए एक बात क्लियर करके देना चाहता हूं यहां पर आगे बढ़ने से पहले। ज्यादातर जगह पर आपको अपने कोर्स के अंदर पेपर 1 सेक्शन A के अंदर ये अप्रोच का नाम ही मिलेगा, एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, अब मैं इसको दूसरा नाम देकर भी बता रहा हूं आपको, मैं इसको कह रहा हूं कि आप इसको बिहेवियरल अप्रोच भी कह सकते हो, राइट। अब एक बात याद रखना कि बिहेवियरल अप्रोच एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर ये एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो छोटा सा सर्कल है। बिहेवियरल अप्रोच का दायरा बड़ा है, एम्पेरिकल अप्रोच एज सच कोई अपने आप में अप्रोच नहीं है। एम्पेरिकल एक पर्टिकुलरली मेथड होता है जहां पर आप, जिसके अंदर आप साइंस को, फैक्ट्स को, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हो। अप्रोच एक्चुअली में बिहेवियरल अप्रोच होती है, लिखा जाता है। अब जैसे यहां पर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है कि ये जो अप्रोच है कंटेम्प्ररी अप्रोच वो एम्पेरिकल अप्रोच है। तो कंटेम्प्ररी अप्रोच एज सच अपने आप में कोई अप्रोच है नहीं, वो तो कंटेम्प्ररी थ्योरीज को देखने का एक नजरिया है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच भी एज सच कोई अप्रोच नहीं है, वो भी ट्रेडिशनल थ्योरीज को, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स है उनकी थ्योरीज को समझने का एक नजरिया है। हम रियल में जो अप्रोच वर्ड यूज करते हैं ना, ये वर्ड तो होते ही नहीं है यूज, ट्रेडिशनल अप्रोच और कंटेम्प्ररी अप्रोच। आपको हालांकि यूज करने हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं बिकॉज दीज वर्ड्स आर फिलोसफिकल इन नेचर। अगर आप फिलोसफी के सब्जेक्ट को पढ़ोगे और फिलोसफी की एनसीईआरटीज को पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअली ट्रेडिशनल चीजों को देखने के नजरियों को हम लोग नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं। और जब आप पुराने जमाने के अंदर हुए घटनाक्रम को नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ पढ़ते हो, तब उसका नाम बन जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। वहीं पर आधुनिक आज की दुनिया में जब आप बहुत सारी पॉलिटिकल घटनाओं को और चीजों को समझने की कोशिश करते हो बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेबल मेथड्स, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, तो वो बन जाती है कंटेम्प्ररी अप्रोच। लेकिन क्योंकि हमारा कंसर्न ज्यादातर
रहता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एक्टर्स, और उन एक्टर्स के, अगर आपको डिफरेंट बिहेवियर्स को समझना है डिफरेंट एक्टर्स के, डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टर्स के, तो आपको साइंटिफिक फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, साइंटिफिक थिंकिंग एंड व्हाट इज का जो फिनोमेना है, रेदर देन व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी को साइड रखकर आप व्हाट इज पर के अभी तक सरकारों की वर्किंग कैसी रही है, प्रधानमंत्री कैसे वर्क कर रहे हैं, लेजिस्लेचर पॉलिसीज कैसे, लॉज कैसे बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू का दायरा किसी एक देश के अंदर कितना स्ट्रांग है, मॉरल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट किसी देश में है कि नहीं है, सरकारें अथॉरिटेरियन तरीके से वर्क कर रही हैं, मोनार्किकल फॉर्म में वर्क कर रही हैं, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर। आप यहां पर कोई एक अनुमान, एक तर्क नहीं दे रहे हो, आप आइडियलिस्ट वे में बात नहीं कर रहे हो, आप रियलिस्ट वाले में, रियलिस्ट तरीके से बात कर रहे हो, और वो भी कुछ चीजों को, कुछ पैरामीटर्स को रिव्यू करते हुए, वो भी साइंटिफिक बेसिस पर, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर। तो इसलिए जब आपको किसी पॉलिटिकल एक्टर का बिहेवियर देखना है किसी भी कंट्री के अंदर, तो क्योंकि आप इन मेथड्स का यूज करते हो जिसको हम एम्पेरिकल मेथड्स कहते हैं, जो कि साइंटिफिक होते हैं, रैशनल होते हैं, स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, इसलिए एक्चुअली में ये जो अप्रोच है ना, वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच होती है। आप लिखने को एम्पेरिकल अप्रोच लिख दो, लेकिन इट विल गिव अ गुड रिफ्लेक्शन अगर आप बिहेवियरिस्ट अप्रोच लिखो और उसके अंदर फिर आप जिक्र करो कि एम्पेरिकल मेथड्स का यूज करा गया, क्योंकि एम्पेरिकल अप्रोच एज सच कुछ वर्ड होता नहीं है, लिखने को कोई भी लिख देता है, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अप्रोच नहीं होता एम्पेरिकल के साथ, एम्पेरिकल एक मेथड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं, हाँ मैं उसको क्लियर करवाते जाऊंगा। ज़रूरी नहीं होता ना कि कोई बुक आपके सामने हो तो उसमें 100% बातें ठीक ही लिखी हो, हर लाइन को मैं आपको पढ़ाने से पहले, डिलीवर करने से पहले रिव्यू करता हूँ बहुत अच्छे से, हर एक वर्ड को। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी दूसरी अप्रोच के बारे में, दैट इज योर बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच का जो फोकस होता है पूरा का पूरा, दोस्तों याद रखना, वो इस चीज के ऊपर होता है, आप यहां पर स्टडी करते हो किस चीज को, ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल एक्टर्स के ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर को या उनके एटीट्यूड्स को, जिनको आप ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, जिनको आप ऑब्जर्व कर सको कि उनका पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल एक्टर्स का जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, वो कैसा है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ देश में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप्स हैं, वो इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, जो उनके देश में वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स का, वेरियस पॉलिटिकल एक्टर्स का जो एटीट्यूड है, उससे नेशनल और इंटरनेशनल जो लोग होते हैं, मतलब नेशनल सिटीजन्स एक देश के, और इंटरनेशनली अगर कोई डिसीजन मान लो कि यूएन लेता है, यूएन की कोई ट्रीटी है, यूएन का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एग्रीमेंट है, तो उसका इंपैक्ट पूरे दुनिया के लोगों पर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि आप ऑब्जर्वेबल हो, यहां पर बेसिकली आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, रेदर देन यू आर सोलली फोकस्ड ऑन फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आप यहां पर सिर्फ ये जो फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या फिर उनका जो लीगल फ्रेमवर्क है, आप सिर्फ उसको लेकर कंसर्न नहीं हो, आप उसकी वर्किंग को बेसिकली रिव्यू कर रहे हो। तो अगर हम इसको इजी वे में समझें, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, यहां पर बिहेवियरल अप्रोच का जो फोकस होता है वो इस चीज के ऊपर होता है, हाउ पीपल actually behaves how people actually behave in political context, how people actually behave in political context using, अब आपको लोगों का बिहेवियर पता लगाना है कि पॉलिटिकल दायरे के अंदर लोग पर्टिकुलरली बिहेव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आर यूजिंग एम्पेरिकल डेटा, you are using empirical data and scientific methods
एंड साइंटिफिक मेथड्स। अब देखो बात वही आ गई ना, मैं आपको जो बता रहा था कि अगर आपको ये देखना है कि लोग पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिहेव कैसे कर रहे हैं, तो एम्पेरिकल डेटा सिर्फ एक उसका एक सहारा है। तो आप इसको अप्रोच कैसे बोल सकते हो? एम्पेरिकल अप्रोच तो होता ही नहीं है, एम्पेरिकल तो एक सहारा है, और एम्पेरिकल वर्ड जुड़ा हुआ है साइंटिफिक मेथड्स के साथ। ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट जो हैं, मतलब जो बिहेवियरल अप्रोच को स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसको उनको हम बिहेवियर्स कहते हैं। और वैसे जो बिहेवियरिस्ट वर्ड है ना, या बिहेवियरल अप्रोच है, ये साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हर एक जगह पर यूज होता है। बेसिकली कोई भी बंदा, कोई भी बंदी जो कि ऑब्जर्व कर रहा हो किसी एक इवेंट को, उसको रिव्यू कर रहा हो साइंटिफिक मेथड्स और एम्पेरिकल डेटा का सहारा लेकर, उनको हम बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। अब अगर पॉलिटिकल साइंस के दायरे के अंदर ऐसे लोग हैं तो हम उनको बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। बिहेवियरिस्ट हु आर वर्किंग इन द एरा ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस हम उनको बोलते हैं। तो बिहेवियरिस्ट जो हैं दोस्तों, वो यूज करते हैं एक तो एम्पेरिकल डेटा को, मैंने जैसा कि आपको बताया, और प्लस एम्पेरिकल डेटा से ही डिराइव हुआ एक दूसरा मेथड होता है, रिसर्च मेथड, विच इज नोन एज क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड। यहां पर बिकॉज आप कैलकुलेशंस की बात करते हो, आंकड़ों की बात करते हो, यहां पर आप क्वालिटीज की बात नहीं करते, क्योंकि क्वालिटीज को नापा तोला नहीं जा सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो एक जैसे ही रहेंगे। तो यहां पर आप बिहेवियरिस्ट हैं, जो बिहेवियरिस्ट हैं हु स्टडी बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दे यूजेस एम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। और यहां पर ये किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जर्वेबल डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और दूसरे साइंटिफिक मेथड्स, अदर साइंटिफिक मेथड्स। अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, अदर साइंटिफिक मेथड्स, ताकि ये किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को, ताकि ये किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को अच्छी तरीके से रिव्यू कर सकें। और ये इनका रिव्यू करना एक तर्क देने के बराबर नहीं है, ये आइडियलिज्म नहीं है, ये एम्पेरिकल है, साइंटिफिक है और क्वांटिटेटिव है। वी हैव प्रॉपर डेटा। बिहेवियरिस्ट के पास प्रॉपर डेटा होता है। अगर आप बिहेवियरिस्ट हो तो उस दायरे के अंदर मैं कह रहा हूं कि वी हैव प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रिसर्च मेथड्स, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल फिगर्स, प्रॉपर ऑब्जर्वेबल डेटा, प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मेथड्स, कि हम किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को अच्छे से रिव्यू कर सकें। हम यहां पर सजेस्टिव नहीं है, हम यहां पर प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है कि वी आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग, वी आर सजेस्टिंग समथिंग। निर्वैर, ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हो गई आज? हाँ, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? उसके बाद अगर लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तब मुझसे एक बार दोबारा पूछ लेना, अगर कुछ समझ में ना है ना। एक बार बस डिफरेंसेस को क्लियर कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव है, ठीक है? और पहले इस पॉइंट को देख लो। अब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में क्या हुआ था, जब ये कंटेम्प्रेरी अप्रोच की हम बात करते हैं, आगे चलकर जब ये क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर से अलग हटकर जब मॉडर्न थिंकर्स आए थे, तो उनके सामने एक चुनौती ये थी कि उनको पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को एट पार, यानी कि एट इक्वल स्टैंडर्ड पर लेकर आना था विद अदर सोशल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने यूज़ करा या ज़्यादा फोकस रखा एम्पेरिकल अप्रोच की तरफ, कि हम ना यहाँ पर पॉलिटिकल फिनोमिना को, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स बात करते थे कि ये चीज़ें हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को ऐसा ना मानकर अपना तर्क देने लग जाते थे, ऐसा होना चाहिए। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स इस बात को लेकर कंसर्न हुए कि नहीं यार, हमें चीज़ों को आइडियलिस्ट वे में प्रेजेंट नहीं करना है पॉलिटिक्स के दायरे के अंदर। सबसे पहले तो अगर हम कोई चीज़ सजेस्टिव नेचर की प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर हम अपना सजेशन दे रहे हैं, तो उन चीज़ों का रिव्यू भी तो हमें करना पड़ेगा। पहले हम जान तो लें कि वो चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं या फिर वो चीज़ें एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं। और जब भी आप किसी चीज़ को रिव्यू करते हो तो ऑब्वियस ही बात है,
आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा व्हाट इज पर रेदर देन व्हाट ऑट टू बी, कि चीज़ें अभी हैं कैसी। तो यहाँ पर जो कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए रियलिस्ट अप्रोच अपनाई, इसलिए हम उनको रियलिस्ट कहते हैं ज़्यादातर को। अब ये जो कंटेम्प्ररी अप्रोच है, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका आरंभ कब होना शुरू हुआ? तो ये जो बिगिनिंग है कंटेम्प्ररी अप्रोच की, इट कैन बी ट्रेस टू द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जब से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक क्राइसिस फेस कर रहा था। ये सब्जेक्ट, ये डोमेन, ये डिसिप्लिन अपनी आइडेंटिटी का और अपनी रेलेवेंस का। क्यों? जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट के अंदर बताया, ज़्यादातर अभी तक जो क्लासिकल यो और जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो इस बात के ऊपर फोकस करते थे व्हाट ऑट टू बी के ऊपर, है ना, कि क्या होना चाहिए। वो कभी जैसा पॉलिटिकल फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर लोगों का एटीट्यूड क्या गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या अपने सिटीजन्स को लेकर, इन सब चीज़ों पर कभी फोकस नहीं करते थे, कभी स्टडी नहीं करते थे। और एम्पेरिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल फिगर का यूज़ करना, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना, ये कोसों दूर था, ये चीज़ें कोसों दूर थी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो जॉन रॉल्स की जो जस्टिस की जो थ्योरी है, हालांकि वो एक कंटेम्प्ररी थ्योरी मानी जाती है, हमने यहाँ पर उसको देखा था, स्टडी करा था, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स वी सी राइज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक वेलफेयर स्टेट की थ्योरी कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, जॉन रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, और न्यू लिबरल थ्योरी एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का जो जस्टिस का जो आइडिया है, हालांकि वो कंटेम्प्रेरी है, बट इट बिलोंग्स टू नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, ये फिर भी नॉर्मेटिव अप्रोच है, क्योंकि जॉन रॉल्स, जैसे निर्वैर याद है, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट की बात करता है ना, कि हमारे ऊपर नहीं होता कि हम कहाँ पैदा होंगे, और सारे लोगों को साथ मिलकर जस्टिस के कुछ आइडियल्स बनाने चाहिए। तो उसकी भी थ्योरी अगर निर्वैर हम रिव्यू करें तो वो सजेस्टिव है नेचर के अंदर, समझ रहे हो ना। ऐसा हुआ तो नहीं है, जस्टिस को या जस्टिस के सिद्धांतों को कोई इंप्लीमेंट करने के लिए सारे नागरिक कभी किसी देश के साथ आते हैं क्या? और पूंजीवादी व्यक्ति अपने राइट्स को छोड़ देंगे क्या? रिच और पुअर का गैप खत्म करने के लिए सभी लोग साथ आकर जस्टिस के कॉमन सिद्धांत बना पाएंगे क्या? नहीं ना। अब इसलिए दोस्तों मैंने आपको ना, अब जैसे यहाँ पर मान लो कि आप इसको पढ़ रहे होते और मैंने इस टॉपिक को ऐसे ही हवा हवा में बोलकर ये सारे बस नाम आपको बता दिए होते कि मैं क्या वाली ये कह रहा है, ये कह रहा है, हम दोस्तों बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। मैं आपके साथ यही करता रहता और इसको एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही बोल के निकल जाता कि जब राइट टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे। आप आज की क्लास में इस पॉइंट को समझ ही नहीं पाते कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्यों रख रहे हैं। वो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है। आपके दिमाग के अंदर यही आता रहता कि ये कंटेम्प्रेरी थ्योरी है तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि आपको जॉन रॉल्स की आइडियोलॉजी मैंने अच्छे से समझाई है कि जस्टिस का जो उसका आइडिया वो सजेस्टिव है, वो एक प्रिस्क्रिप्टिव है। वहां पर भी जॉन रॉल्स की थ्योरी नहीं है, मानते हैं हम उसको कि वो 18th 19th सेंचुरी की थ्योरी है जो कि आज भी रेलिवेंट है, लेकिन अगेन उसके अंदर जॉन रॉल्स जो बातें करता है, लाइक जो जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, तो उसके अंदर वो एक आइडियलिज्म की भावना से ही अपनी थ्योरी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हो कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर। आप देख रहे हो जो कंटेम्प्रेरी थिंकर है उसकी थ्योरी को हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर रख रहे हैं, और जो क्लासिकल थिंकर है एरिस्टोटल, उसकी दो थ्योरीज को हम लोग कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर रख रहे हैं। तो ये इसलिए आपको एक जो पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट हैं उनकी थ्योरीज को पहले समझना पड़ेगा कि हर एक थ्योरी उनकी, भले ही वो पुराने टाइम में बोली गई थी लेकिन उसका इंपैक्ट फ्यूचर में हो सकता है। और भले ही किसी पॉलिटिकल थिंकर की थ्योरी आज 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी में बोली गई हो, लेकिन अगर वो आइडियलिज्म को एक ऐसी भावना को डिनोट कर रही है जो कि प्रिस्क्रिप्टिव है, सजेस्टिव है, तो आप उसको ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ही रखोगे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जरूरी नहीं कि सारी बातें हिस्ट्री से रिलेटेड हो। जो भी ऐसी कोई थ्योरी जो कि फिलोसफिकल नेचर की हो, नॉर्मेटिव नेचर की हो, बेसिकली वो सजेस्टिव हो या प्रिस्क्रिप्टिव हो, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट बन जाती हैं। तो जैसे एरिस्टोटल की जो दो थ्योरीज हैं या एरिस्टोटल के जो दो आइडियाज हैं, एक तो एरिस्टोटल का कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवोल्यूशन नहीं कहते हम इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन।
एंड एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अगर एरिस्टोटल ने ये वाला आइडिया नहीं दिया होता, हम इन दोनों चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे, काफ़ी बड़ी थ्योरीज हैं, मैं इसको पहले कवर करवाऊंगा आपको, फिर हम नॉर्मेटिव अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच के डिफरेंस पर पढ़ेंगे, क्योंकि एरिस्टोटल के टॉपिक को डिस्कस करते वक्त फिर ये बार बार मुझे आपको नहीं समझाना पड़ेगा। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका आइडिया है, अगर एरिस्टोटल ने दोस्तों ये नहीं दिया होता ना, तो आपका दोस्तों ये जो पेपर 2 सेक्शन ए है जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसा कोई टर्म ही नहीं होता। ये जो पेपर 2 सेक्शन है आपका पूरा जो डिज़ाइन हुआ है ना PSIR ऑप्शनल के सिलेबस के अंदर, या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज़ है, हालांकि वो तो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक पूरा फिनोमेना है, बहुत बड़ा बास्केट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, बहुत बड़ी थ्योरीज होती हैं उसके अंदर। ये इसके पीछे पूरा क्रेडिट शुरू से लेकर अंत तक का सारा एरिस्टोटल को जाता है। जो आपका पेपर 2 सेक्शन ये है ना, वो एरिस्टोटल के इसी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये थ्योरी इसने नहीं दी होती तो आपका सिलेबस थोड़ा सा लाइट रहता, लेकिन इसने दी थी ये वाली अपनी थ्योरी या ये जो आइडिया बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पुराने समय पर, लेकिन ये आज भी रेलेवेंस होल्ड कर रखता है। क्योंकि आप जानते हो कि आपके पेपर 2 में जो दोनों सेक्शंस हैं वो डायनेमिक हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं है। पेपर 1 के दोनों सेक्शंस आपके स्टैटिक हैं, पेपर 2 के दोनों सेक्शंस आपके डायनेमिक हैं। तो एरिस्टोटल के द्वारा बोली गई उस जमाने के अंदर बातें आज भी रेलेवेंस होल्ड करके रखती हैं, और आज भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, आज भी एक दूसरे के साथ अपने वो तर्क देते रहते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स, वार्तालाप, डिबेट, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट की आर्गुमेंट्स चलती रहती हैं और नई नई थ्योरीज आती रहती हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है एरिस्टोटल को। वो कैसे जाता है और क्या बोला था उसने इसके अंदर जिसकी रेलेवेंस आज भी है, और इसकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है एरिस्टोटल की, इसको हम जानेंगे दोस्तों अगले लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।